हाय गाइस, कैसे हैं आप। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हक आपका। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। तो आज हम डिस्कस क्या करने वाले हैं, आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो एंटरप्रेन्योरशिप का आपका क्वेश्चन पेपर है। और वो भी कौन सा होगा आज। आज हम बात करेंगे यहाँ पर 2.0 टीआरई, जो आपका TRE 2.0 हुआ था। आज उसको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। वन को हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। पर्पज क्या है हमारा, क्या उद्देश्य है, इसको हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं। हम देखना चाहते हैं कि आखिर बीपीएससी पूछता क्या है, पूछता कहाँ से है, कौन से टॉपिक्स हैं जिनको ज्यादातर जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ताकि हम अगर हम बीपीएससी को पढ़ लेंगे, बीपीएससी को समझ लेंगे, तो इसका मतलब क्या है, हम बीपीएससी पर अच्छी पकड़ जमा लेंगे और उसकी हम तैयारी भी अच्छे से कर लेंगे। देखिए, किसी को अगर हराना है, किसी पे अगर विजय पानी है, किसी को अगर जीतना है, तो पहले उसकी कमियां ढूंढो। पहले उसको मेजर कर लीजिए कि आखिर वो कितना ताकतवर है। वही हम बीपीएससी को देखना चाहते हैं कि बीपीएससी आखिर कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है और किस लेवल के क्वेश्चन पूछ रहा है। क्या क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं बेसिक बेसिक लेवल के, मॉडरेट क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, या हाई फाई क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। और इसमें जैसा कि आपको तो पता ही है इतना तो, कि यहाँ पर जो क्वेश्चन होते हैं वो 150 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। और टोटल क्वेश्चंस यहाँ 150 ही होते हैं। और 230 मतलब आपको 2.5 घंटा आपको टाइम दिया जाता है। यहाँ पर अगर पार्ट की बात करें तो इस क्वेश्चन पेपर में आपके 3 पार्ट्स होते हैं। पार्ट 1 आपका क्वालिफाई होता है, पार्ट 2 आपका जनरल पेपर होता है सभी के लिए, और पार्ट 3 में स्पेसिफिक सब्जेक्ट होता है जो कि आपका क्या है, एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, तो हम पार्ट 3 की बात करेंगे यहाँ पर, जो कि हमारा पार्ट 3 शुरू होने वाला है 71 से 150 तक। तो देखते हैं 71 क्वेश्चन, क्योंकि वो ही हमारा आज का पहला क्वेश्चन होगा। सो जो क्वेश्चन है 71 को देखते हैं। कोऑर्डिनेशन इज द बेस्ट डिस्क्राइब एज। जो समन्वय होता है, कोऑर्डिनेशन, उसको सबसे अच्छे से परिभाषित किया जा सकता है। मतलब आप कोऑर्डिनेशन को क्या कहना चाहेंगे, समन्वय को आप क्या कहना चाहेंगे। और ये क्वेश्चन आपका बीएसटी में भी काफी पूछा जाता है। तो इसलिए कोऑर्डिनेशन को आप अच्छे से कर लें। आज का मेन उद्देश्य तो हमारा यही है कि हम देख सके ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं, कौन से क्वेश्चन है जो ज्यादा पूछे जाते हैं। तो ये आपको कोऑर्डिनेशन आपको अच्छे से तैयार करना है। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन को जो कहा जाता है वो कहा जाता है एसेंस ऑफ द मैनेजमेंट। मतलब मैनेजमेंट की सार या मैनेजमेंट का आत्मा या सार इसको कहा जाता है। ठीक है, ये क्या है, मैनेजमेंट का ये सार होता है, एसेंस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 72। और 72 में क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैनेजमेंट फंक्शन इन्वॉल्व setting specific goal and developing strategy and determining the best course of the action achieve organization objective। देखिए, ऑर्गेनाइजेशन के जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के या बिजनेस के जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, उद्देश्य होते हैं, उनको प्राप्त करने के लिए वो फंक्शन बताइए मैनेजमेंट का वो फंक्शन बताना है जो हमारे बिजनेस के ऑब्जेक्ट को प्राप्त करने के लिए बेस्ट क्या बनाता है, स्पेसिफिक गोल को सेट करता है, और स्ट्रेटेजी को डेवलप करता है, और डिटरमाइन करता है बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन के सही से काम कैसे करना है। तो ये कौन सा काम होता है, सिंपल है इसका आंसर। क्या होगा इसका, प्लानिंग। प्लानिंग में यही तो होता है, क्या करना है कैसे करना है, तो क्या हो जाएगा आपका, प्लानिंग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका, क्वेश्चन नंबर 33। मैनेजमेंट इज कंसर्न विद द फॉर्मुलेशन ऑफ। ठीक है, तो मैनेजमेंट को क्या समझा जाता है, मैनेजमेंट क्या फॉर्मुलेशन करता है, क्या बनाता है, लॉन्ग टर्म प्लान्स बनाता है, शॉर्ट टर्म प्लान्स बनाता है, या आपका गाइडलाइन करता है फॉर सुपरवाइजर के लिए। तो मैनेजमेंट सभी काम करता है। देखिए, शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म हो, दोनों प्लान बनाएगा। और दूसरा आपका गाइडलाइन भी देगा किसके लिए, सुपरवाइजर्स के लिए, कि किस तरह से काम आपको कराना है। तो यहाँ पर आंसर आपके डी हो जाएगा, मोर देन वन ऑफ द अबव ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका 74। 74 में कहा कहा गया है,
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मैनेजमेंट प्रिंसिपल इज ट्रू? जो मैनेजमेंट प्रबंध के जो सिद्धांत हैं या मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल हैं उनके बारे में क्या सत्य है, वो आपको यहाँ पर बताना है। जैसे फर्स्ट ऑप्शन है आपका, सो ऑप्शन ए है आपका, द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, जो मैनेजमेंट के सिद्धांत हैं, आर इन अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, क्या वो कंटिन्यूअस प्रोसेस में है, ऑफ इवेल्युएशन, मूल्यांकन की कंटिन्यूअस प्रोसेस में है। बात तो बिल्कुल ठीक है। और दूसरा यहाँ पर देखें तो दूसरा क्या कह रहा है, द प्रिंसिपल आर मैनेज द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हैव एवलॉप्ड, नहीं ये तो नहीं है, एवलॉप्ड नहीं है। प्रिंसिपल ऑफ द मैनेजमेंट हैव नॉट एवलॉप्ड, एवलॉप्ड नहीं है। नहीं, देखिए सही ऑप्शन आपका क्या है, आपका ए ही करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट आंसर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे वन गुड थिंग्स अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इज दैट, एक सही अच्छी बात यह है किसके बारे में, मैनेजमेंट के प्रिंसिपल के बारे में, कि इट हेल्प टू अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन एंड मटेरियल रिसोर्सेज इन द अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल। मतलब गोल्स, विच फीचर होगा, तो कहा गया कि सबसे अच्छी बात जो मैनेजमेंट के सिद्धांत है उनकी ये है कि जो मैनेजमेंट के सिद्धांत होते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए मानव, ह्यूमन और मटेरियल रिसोर्सेज, इन दोनों के बीच के रिलेशन को अच्छी तरह से डिफाइन करता है, अच्छी तरह से इनके संबंध को बताता है। ठीक है, तो ये मैनेजमेंट क्या करता है, क्या कहा गया है मैनेजमेंट ऑफ प्रिंसिपल, कि जो ह्यूमन है और जो रिसोर्सेज हैं उनके रिलेशन को अच्छी तरह से डिस्क्राइब करता है, बताता है। वो भी क्यों, ताकि ऑर्गेनाइजेशन के गोल को प्राप्त किया जा सके। तो पूछ रहे हैं इसमें, which feature of the principle of management is described in the above statements? तो ये जो यहाँ पर बात कही जा रही है, ये जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल है इनके बारे में क्या बता रहा है, कि ये बिहेवियरल होते हैं या कोजिज होते हैं इफेक्ट एंड रिलेशनशिप के, या यूज करते हैं रिसोर्सेज को, यूज ऑफ रिसोर्सेज एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, या रिसोर्सेज के प्रयोग पर इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन को बताया गया है, या एक से ज्यादा आंसर होंगे यहाँ। तो सही ऑप्शन होगा आपका बिहेवियरल, कि ये क्या होते हैं, ये बिहेवियरल होते हैं। ठीक है, बिहेवियरल में क्या आ जाएगा आपका, बताया तो था कि दोनों बिहेवियर और ह्यूमन बिहेवियर और रिसोर्सेज के रिलेशनशिप को बताते हैं, इसलिए क्या है ये बिहेवियर है, मतलब व्यवहारात्मक है ये। ठीक है, तो ऑप्शन आपका ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये हिंदी है इसकी। ठीक है, नंबर 6 को अब यहाँ पर कौन सा है आपका, तो 26 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजर इज ट्रू। अब यहाँ ये जो व्यवसाय है उसके मैनेजर के प्रबंध के बारे में बात कर रहे हैं, प्रबंधक के बारे में बात कर रहे हैं, प्रबंधक के। तो पहला क्या ऑप्शन दिया हुआ है, आपको उसके बारे में देखना है कि ट्रू क्या है, उसके बारे में सच क्या है, सत्य क्या है। पहला ऑप्शन है, मैनेजमेंट स्किल अप्लाई टू मैनेजर एट टॉप लेवल एन ऑर्गेनाइजेशन, जो एक ऑर्गेनाइजेशन होता है उसके टॉप लेवल पर ही अप्लाई होती है मैनेजमेंट स्किल, या मैनेजमेंट स्किल जो होती है वो सभी स्तर पर, सभी लेवल पर अप्लाई होती है, या मैनेजमेंट जो स्किल होती है वो अप्लाई होती है एग्जीक्यूटिव लेवल पर। तो सही ऑप्शन क्या होगा इसका, बी, मैनेजमेंट स्किल जो होती है सभी लेवल पर एप्लीकेबल होती है, सभी लेवल पर अप्लाई होती है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द कंसर्नेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग, जो डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी है उसके लिए क्या करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट मीनिंग, सही मीनिंग क्या है किसके लिए, डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी के लिए। ठीक है, कंसिडरेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग, जो डिसीजन मेकिंग की एकाग्रता है, इसको आप हिंदी में भी देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर कह रहे हैं, निम्नलिखित में कौन सा निर्णय लेने के अधिकार की एकाग्रता का सही अर्थ है। तो क्या है सही अर्थ, प्रबंध का दायरा, केंद्रीकरण, या आपका केंद्रीकरण, या आपका उपयुक्त में से एक से अधिक, या आदेश की एकता। तो ये होता है केंद्रीकरण। ठीक है, केंद्रीकरण की यहाँ पर बात हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
उस तत्व का वर्णन करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला शब्द जो समूह के लक्ष्य को पूरा करने के लिए समूह के सामूहिक प्रयास को संयोजित करना चाहता है। समन्वय होगा, प्रबंध होगा, या सहयोग होगा। ठीक है, तो ये होगा आपका ऑप्शन ए समन्वय। ये समन्वय एक ऐसा शब्द है जो लक्ष्य को प्राप्त के लिए सभी सामूहिक प्रयासों का संयोजन करता है। मान लो सबको, जितने भी अलग अलग और जितने भी प्रबंध के अलग अलग कार्य होते हैं, सबको ये क्या करता है, सबको ये एक जगह जोड़े रखता है। ठीक है, तो ये बीच वाला क्या होता है, कोऑर्डिनेशन होता है, समन्वय होता है। तो क्या होगा ये आपका समन्वय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर आपका 79, उदारीकरण का अर्थ क्या है। तो उदारीकरण का अर्थ क्या है, यहाँ पर ये पूछ रहा है आपसे। तो उदारीकरण का ब्याज दरों में निःशुल्क निर्धारण, या उद्योग व्यापार और अर्थव्यवस्था को अवांछित प्रतिबंधकों से जो प्रतिबंध हैं, कौन से अवांछित, उनसे मुक्त कर देना, या अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा जो कंपटीशन होता है ग्लोबल का प्राप्त करने की अर्थव्यवस्था को दुनिया के लिए खोलना। ठीक है, दुनिया के लिए अपनी अर्थव्यवस्था को खोल देना, ये भी उदारीकरण है। और उद्योग व्यापार अर्थव्यवस्था को जो फालतू के प्रतिबंध है उनसे मुक्त कर देना, वो भी है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर, डी होगा, क्योंकि एक से ज्यादा ऑप्शन आती है, आपका क्या हो जाता है, डी। जब कोई कंपनी किसी अन्य कंपनी का अधिग्रहण कर लेती है और स्पष्ट रूप से नया मालिक बन जाती है, तो इस काम को, ये जो प्रोसेस थी, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं। तो इस प्रोसेस को कहते हैं अधिग्रहण। अधिग्रहण में क्या होता है, एक कंपनी दूसरी कंपनी को अपने अंदर ही समा लेती है, अधिग्रहण कर लेती है उसका, और खुद मालिक बन बैठती है, तो इसको क्या बोलते हैं, अधिग्रहण बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सरकार किस अधिनियम के द्वारा प्रतिबंधात्मक व्यापार प्रथाओं पर रोक लगाती है। तो बताइए कौन सा नियम था जिस पर प्रतिबंध लगा दिया, आपके व्यापारिक प्रथाएं जो थी उन पर रोक लगा दिया। एएमटीपी अधिनियम था, प्रतियोगिता अधिनियम था, औद्योगिक नीति अधिनियम 1991 था, या आपका एक से अधिक आंसर। तो वो था आपका एमआरटीपी अधिनियम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी अहस्तक्षेप नीति अपनाई गई है, किसमें अहस्तक्षेप मतलब जिसमें इंटरफेयर ना किया जा सके, तो ऐसी पॉलिसी किस में अपनाई गई है, समाजवादी आर्थिक व्यवस्था में, पूंजीवादी आर्थिक व्यवस्था में, या आपके साम्यवादी आर्थिक व्यवस्था में। तो वो होता है आपका पूंजीवादी आर्थिक व्यवस्था में। कैपिटलाइज जो आपकी इकोनॉमी होती है, उसमें, उस आर्थिक व्यवस्था में इसको हस्तक्षेप होती है, उसमें सरकार इंटरफियर नहीं करती है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या होगा आपका, डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 23। 23 में कह रहे हैं, एट वोट पॉइंट, किस पॉइंट पर प्लानिंग प्रोसेस विल बी बेस्ट एंड मोस्ट फेसिबल प्लान टू बी चूज टू द इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, तो क्या कहा गया प्लानिंग के बारे में, यहाँ पर किया गया कि नियोजन प्रक्रिया जो मतलब प्लानिंग जो है वो किस बिंदु पर, किस पॉइंट पर कार्यान्वयन के लिए सबसे अच्छी और सबसे व्यवहारिक योजना चुनी जाती है। ठीक है, तो सबसे कौन से लेवल पर सबसे अच्छी योजना चुनी जाती है, मतलब योजना को चुनना कौन से लेवल पर आता है। यहाँ बात हो रही है नियोजन की प्रक्रिया की, तो कौन सा लेवल है उसका, कौन सा पॉइंट है उसका, जिस पर क्या होता है, एक कार्यान्वयन के लिए सबसे अच्छी और व्यवहार्य योजना चुनना। तो योजना चुनना किस में होता है, तो बताइए प्लानिंग प्रोसीज में किस में होता है। तो वो होता है आपका एक विकल्प चुनना। ठीक है, एक बिंदु का मतलब है आपके विकल्प चुनना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मांग वक्र में दाईं ओर बदलाव का क्या संकेत देता है। तो ये संकेत देता है आपका आपूर्ति की मात्रा में वृद्धि। जब आप बाईं ओर बदलाव आता है तो उसको क्या बोलते हैं, आपूर्ति मात्रा में वृद्धि हो रही है। नेक्स्ट देखते हैं। समग्र योजना जिसमें दीर्घकालीन उद्देश्य स्थापित करना, कार्यवाही की दिशा खोजना और संसाधन का आवंटन शामिल होता है, वह क्या कहलाता है। ठीक है, तो जिसमें ये सारे चीज क्या कहते हैं, दीर्घकालीन उद्देश्य स्थापित करने हैं, आपकी जो है कार्यवाही की दिशा भी खोजनी है आपकी, और संसाधन का आवंटन भी खोजना है। तो ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है आपका रणनीति। ठीक है, रणनीति उसको कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
वह तथ्य है जिसमें जनसंचार माध्यम में सभी के लिए पूर्व निर्धारित कार्य नहीं होते हैं और लोग अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार उनका उपयोग करते हैं। यह बताता है कि श्रोता सक्रिय है, सामग्री का बहुत कम महत्व है, या श्रोता सजातीय है, या इनमें से एक से अधिक। तो सही होता है श्रोता सक्रिय होता है इसमें। ठीक है, इसमें क्या होता है, जनसंचार माध्यम के सभी पूर्व निर्धारित कार्य नहीं होते हैं और लोग अपनी प्राथमिकता के अनुसार उनका उपयोग करते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, श्रोता सक्रिय है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आयोजन प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है? जिम्मेदारियों का असाइनमेंट, रिपोर्टिंग संबंध स्थापित करना, विशेषज्ञता, या उपयुक्त में से एक नहीं। क्या पूछा है, आयोजन प्रक्रिया का हिस्सा। तो आयोजन प्रक्रिया, इसका मतलब आपको आयोजन प्रक्रिया अच्छे से लर्न करनी है। तो पूछा है इसका हिस्सा कौन सा नहीं है, इसका हिस्सा नहीं है विशेषज्ञता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आयोजन में शामिल नहीं है, तो अगर आपको प्रोसेस सही से पता है तो आप इसका भी आंसर दे सकते हैं। तो आयोजन में शामिल क्या नहीं होता, कब किया जाएगा, कैसे, किसके द्वारा किया जाएगा, या कैसे किया जाएगा, तो वो होता आपका कैसे किया जाएगा, ये शामिल नहीं होता है। ठीक है, ऑप्शन क्या होगा इसका, ऑप्शन आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्पादन श्रृंखला के आधार पर गतिविधियों को समूहीकृत करना औपचारिक संगठन का हिस्सा है, प्रभागीय संचारण संरचना का एक हिस्सा है, या अनौपचारिक संगठन का एक हिस्सा है। यह एक में इस एक से अधिक आंसर हो गए यहाँ पर। तो ऑप्शन सही होगा आपका प्रभागीय संरचना का एक हिस्सा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डिस्ट्रीब्यूटर। देखिए इनकी भी इंग्लिश देख लीजिए आप, जो अभी पेज था इसकी आप इंग्लिश देख लीजिए। ये इसकी इंग्लिश थी यहाँ पर, सभी की आप इंग्लिश भी देख सकते हैं। वो हिंदी में हो गया था, कोई नहीं। देखिए हम बाइलिंगुअल आपको दोनों को बाइलिंगुअल लेकर चल रहे हैं, मतलब दोनों ही आपको लैंग्वेज में कराते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं हम 19 को। डिस्ट्रीब्यूटिव बार्गेनिंग में बी रेफर्ड टू। तो जो डिस्ट्रीब्यूटिव बार्गेनिंग है उसको आप क्या रेफर करेंगे, क्या कहेंगे उसको, बार्गेनिंग wherein both parties are willing to negotiate over wages or and condition of the employment, या bargaining that focus on convincing the other party that the cost of this disagreeing with the proposed term would be very high। या देखिए ऑप्शन पे आपको इसके साथ हिंदी में भी बता देता हूँ। तो यहाँ पहले कहा गया है कि जो सौदेबाजी है, बार्गेनिंग क्या होती है, सौदेबाजी, जहां पर दोनों पार्टी इच्छुक होती हैं किस चीज पर डिस्कस करते हैं, वेजेज आर और कंडीशंस एम्प्लॉयमेंट की, उसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिंग बार्गेनिंग में भी रेफर, उसको डिस्ट्रीब्यूटिव बार्गेनिंग बोलेंगे। या एक ऐसी बार्गेनिंग, एक ऐसी सौदेबाजी जो फोकस करती है कि दोनों पार्टी के लिए जो कॉस्ट है काम करने की, जो पहले से ही निर्धारित है, वह बहुत ज्यादा हाई होगी। तो ये सही ऑप्शन है आपका कि दोनों पार्टी क्या सोचती हैं, जो पहले से ही सेटल किया हुआ है आपका, जो भी पहले की शर्तें हैं उसकी कॉस्ट जो होगी वो बहुत ज्यादा होने वाली है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंडर द मेथड ऑफ द ट्रेनिंग, our training is put under the guidance of a master worker। एक मास्टर वर्कर होता है, उसी की गाइडलाइन में जो ट्रेनी है वो ट्रेनर ट्रेंड किया जाता है। तो इसको इंटर्नशिप बोलते हैं, विस्ट या वेस्टिबुल बोलते हैं, या आपके अप्रेंटिसशिप बोलते हैं, या एक से अधिक। तो जो एक मास्टर दिया जाता है जिसमें जिसके ऑब्जर्वेशन में ट्रेनिंग ट्रेनिंग करता है उसको बोलते हैं अप्रेंटिसशिप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ टू स्टेटमेंट आर गिवन बिलो, आपको दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, स्टेटमेंट ए वन, स्टेटमेंट टू। ठीक है, आपको इसमें से क्या करना, चूज करना है करेक्ट ऑप्शन, कि स्टेटमेंट पहला दूसरा, मतलब स्टेटमेंट पहला अलोंग विद करेक्ट, पहला सही है, या दूसरा अकेला सही है, या दोनों सही है, या एक से ज्यादा ऑप्शन है यहाँ पर। ठीक है, तो देखते हैं क्या कहता है। ये कह रहा
opinion leaders who provide product related information to the buyer and assist him her in the buying is called market mover। ठीक है, जो ओपिनियन लीडर होता है, जो हु प्रोवाइड करता है, जो प्रोडक्ट रिलेटिव इंफॉर्मेशन देता है, जो किसको, बायर को। ठीक है, बायर को एक ऐसा लीडर, ओपिनियन लीडर जो प्रोवाइड कराता है प्रोडक्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, किसको, बायर को, खरीदने वाले को। एंड एसेट हिम एज हर बाइंग इज कॉल्ड मार्केट मूवर। तो क्या उसको मार्केट मूवर कहते हैं? या आपका दूसरा, दूसरे में क्या कहा गया है? देखो भाई, मार्केट मूवर उसको कहेंगे जो जाकर समझाता बताता है प्रोडक्ट के बारे में। ये बात सही है, तो स्टेटमेंट पहला तो सही है। दूसरा देखते हैं, ओपिनियन लीडर्स जो होता है हु अंडरस्टैंड द बायर्स पर्सनल नीड्स, और वो ये भी समझता है कि बायर क्या खरीदना चाहता है, बायर क्या लेना चाहता है, क्या उसके लिए जरूरी है। यूज सिचुएशन एंड एड टू बायर इज कॉल्ड परचेज पाल। परचेज पाल, उसको परचेज पाल भी कह सकते हैं। बिल्कुल, तो वो आपके दोनों स्टेट में यहाँ पर सही है। वो ये भी देखता है कि बायर की नीड क्या है, और वो आ, उसको मार्केट मूवर भी कहते हैं, क्योंकि वही प्रोडक्ट के बारे में बताता है बायर को। तो इसको दोनों स्टेटमेंट आपके क्या है यहाँ पर, करेक्ट है। ठीक है, दोनों ऑप्शन सही है यहाँ, दोनों स्टेटमेंट। नेक्स्ट देखते हैं, प्रमोशन मिक्स इंक्लूड। तो प्रमोशन मिक्स जो होता है उसमें किसको इंक्लूड किया जाता है? सिंपल क्वेश्चन है, उसमें एडवर्टीजमेंट, पब्लिसिटी, पर्सनल सेलिंग एंड सेल्स को इंक्लूड किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये इसकी हिंदी हो गई है यहाँ पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर होगा 94। ठीक है, 94 को देख लेते हैं, क्वेश्चन क्या कहता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको पहचान करनी है, आइडेंटिफाई करना है स्टाइल ऑफ लीडरशिप। जो लीडरशिप का स्टाइल है उसकी आपको पहचान करनी है। विच, जो सुपीरियर यूजेस फोर्स फ्रॉम विदन द ग्रुप इन ऑर्डर टू द एस्टेब्लिश कंट्रोल। जो एस्टेब्लिश पहले से फिक्स है, उस ऑर्डर में फोर्स करता है। ठीक है, उस ऑर्डर में फोर्स करता है। जो वरिष्ठ होते हैं, वरिष्ठ जो सुपीरियर यूजेज होते हैं, उनके अंदर से ही अपने जो बल है उसका प्रयोग करता है। तो उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे ऑटोक्रेटिक लीडरशिप। ठीक है, वो इसमें एक तरह से कह सकते हैं ये बल का प्रयोग करता है। नेक्स्ट देखते हैं, ऑन द सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ 2 ईयर इन अ कंपनी। 2 साल कंपनी ने बड़े सफलतापूर्वक पूरे किए हैं। हर्ष रिसीव्ड अ लेटर, और हर्ष को एक लेटर मिलता है, कंफर्मेशन ऑफ हिज जॉब, कि उसकी जॉब कंफर्म हो गई है, कंफर्मेशन जॉब लेटर मिलता है। ठीक है, आप परमानेंट एम्प्लॉय, कि वो परमानेंट एम्प्लॉय अब बन चुका है, इसका उसको कंफर्मेशन लेटर मिल जाता है। ठीक है, आइडेंटिफाई द नीड ऑफ द हर्ष बीइंग फुलफिल्ड एज द पर मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी। तो जो मैस्लो ने हायरार्की नीड थ्योरी दी है, जिसमें उसने 5 पिरामिड बनाए हैं, तो वहां पर पूछ रहे हैं कि देखिए अब उसको सिक्योरिटी मिल गई है। अब क्या मिल गई है उसको? अब वो सिक्योर हो गया है। अब उसको ये डर नहीं है कि उसकी जॉब छूटेगी, क्योंकि उसको क्या मिल गया? कंफर्मेशन लेटर। तो क्या बोलेंगे, जब सिक्योर हो गई, सिक्योरिटी मिल गई, तो सिक्योरिटी नीड हो गई है, तो ये सिक्योरिटी नीड हो जाएगा आपका। नेक्स्ट देखते हैं, विच फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ कम्युनिकेशन बैरियर। कम्युनिकेशन बैरियर का कौन सा टाइप नहीं है? क्या सेमेंटिक बैरियर है, साइकोलॉजिकल है, आपका क्या नहीं है, आपका रैशनल बैरियर नहीं है। तो ऑप्शन क्या होगा आपका? सी करेक्ट होगा। ठीक है, सी आपका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इम्पोर्टेंट ऑफ कंट्रोलिंग फंक्शन। कंट्रोलिंग फंक्शन का क्या महत्व है, क्या इंपॉर्टेंस है, ये पूछ रहा है। तो इट इज एंश्योर ऑर्डर ऑफ द डिसिप्लिन। क्या डिसिप्लिन के ऑर्डर को बताती है? नहीं। इट रिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन इन द एक्शन। ये एक्शन में कोऑर्डिनेशन को रिस्ट्रिक्ट करती है? नहीं। रिस्ट्रिक्ट क्यों करेगी यार, देखो ये तो काम करती है, ऑर्डर डिसिप्लिन तो बताती है, लेकिन ये रिस्ट्रिक्ट थोड़ी ना करेगी, मना थोड़ी ना करेगी कोऑर्डिनेशन को। तो आप ऑप्शन क्या होगा आपका? बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंट्रोलिंग इज नोन एज द बैकवर्ड लुकिंग फंक्शन बिकॉज। देखिए, कंट्रोलिंग जो है वो बैकवर्ड लुकिंग फंक्शन होती है, क्यों? देखिए, होता क्या है कंट्रोलिंग में, इसमें जो काम दिया गया है
जो प्लान्ड किया गया कि भाई एक वर्कर इतना काम करेगा, मान लेते हैं 100 यूनिट बनाएगा, लेकिन एक्चुअल में जो परफॉर्मेंस है तो होगी प्लान्ड परफॉर्मेंस। ठीक है, एक होती है आपकी एक्चुअल में परफॉर्मेंस, मतलब काम किया कितना, 90 किया, तो इसमें यहाँ पर भाई तूने क्यों किया, इतना कम क्यों हुआ, इस पर अब कंट्रोलिंग की जाती है, उसके कारण देखे जाते हैं कि आखिर इसने कम क्यों किया है। ठीक है, तो इसलिए क्या है यहाँ पर क्या होता है, पीछे को देखा जाता है। क्यों देखा जाता है, ये देखा जाता है कि हमारा पहले प्लान कितना था, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, इसको बैकवर्ड लुकिंग कहा जाता है। तो आगे देखते हैं ऑप्शन क्या है यहाँ पर। कह रहे हैं आपसे कहा गया है यहाँ पर, इट इज रिलेटेड टू द फ्यूचर कोर्स, के फ्यूचर से रिलेटेड है इसलिए बैकवर्ड कहा गया है, नहीं। इट इज लाइक अ पोस्ट मॉर्टम ऑफ द पास्ट एक्टिविटी, जो आपने पास्ट में एक्टिविटी की थी, जो आपने पहले सोचा था, उसका पोस्ट मॉर्टम है ये। ठीक है, उसको पता करा जाता है कि उतना मिला या नहीं हुआ। तो ऑप्शन क्या होगा सही आपका, बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इज द प्रोसेस ऑफ ensuring दैट events confirm टू प्लान्स। ठीक है, इज अ प्रोसेस ऑफ ensuring, ये एक प्रोसेस होती है क्या देखने की, एंश्योर करने की, दैट के इवेंट जो है वो कंफर्म हो गई है प्लान को लिए। ठीक है, मतलब जो इवेंट है, जो घटनाएं हैं, वो आपके प्लान के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, जो आपने प्लान किया है। सारी जो घटनाएं हैं वो किसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए, प्लान के अकॉर्डिंग। तो इसको क्या बोलते हैं, प्लानिंग कहते हैं, या इसको कंट्रोलिंग कहते हैं, ऑर्गेनाइजिंग कहते हैं। तो इसको कहते हैं आपका कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग में आप यही सोचते हैं कि जो हमने प्लान किया हुआ है उसी के अकॉर्डिंग काम होना चाहिए। और अब चलते हैं सीधा 100 की तरफ, या आप इसकी हिंदी देख सकते हैं इन क्वेश्चंस की। अच्छा, आपको ये क्वेश्चन पेपर हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगा, आप वहां से इसको प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट 100 है आपका, कंट्रोलिंग फंक्शन ब्रिंग द मैनेजमेंट साइकिल बैक टू द। तो जो कंट्रोलिंग फंक्शन है वो क्या करता है, मैनेजमेंट साइकिल को वापस लाता है ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन तक, डायरेक्टिंग फंक्शन तक, या आपका प्लानिंग फंक्शन तक। वो वापस से कहाँ ले आता है, प्लानिंग फंक्शन तक ले आता है। ठीक है, क्योंकि जो आपने प्लानिंग की थी कंट्रोलिंग में, आप क्या सोचते हैं, वापस अपनी प्लानिंग पर आ जाते हैं कि काम प्लान के अनुसार हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका द इंडस्ट्री फिनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, IFCI वॉज एस्टेब्लिश्ड। तो इसका निर्माण कब हुआ था, इसका हुआ था जुलाई 1998 में, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द स्टेट इंडस्ट्री डेवलप मेन, इसके डेवलपमेंट मीन्स क्या होता है, कॉरपोरेशन वेयर एस्टेब्लिश्ड बाय। कहते हैं कि इंडस्ट्री डेवलपमेंट कॉरपोरेशन वर एस्टेब्लिश्ड बाय, तो जो इंडस्ट्री डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की स्थापना हुई थी वो किसके द्वारा स्थापना हुई थी, ये पूछ रहा है। वो हुई थी आपके डिफरेंट स्टेट के, अलग अलग स्टेट के द्वारा वो की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो एथिक्स होते हैं, बिजनेस एथिक्स होते हैं, वो कंज्यूमर की ऑटोनॉमी बताते हैं, CSR बताते हैं, या आपका जस्टिस बताते हैं, वो क्या बताते हैं। तो ऑप्शन होगा आपका एक से ज्यादा। वो कंज्यूमर ऑटोनॉमी बताते हैं, जस्टिस बताते हैं, CSR, इसका मतलब आपका ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इक्विटी शेयर होल्डर आर कॉल्ड, जो इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं उनको क्या कहा जाता है, तो ओनर ऑफ द कंपनी, पार्टनर ऑफ द कंपनी, या एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंपनी। तो सही ऑप्शन होगा आपका ए, उनको ओनर ऑफ द कंपनी कहते हैं, क्योंकि वो प्राइमरी रिस्क बैरियर होते हैं। डिवेंचर रिप्रेजेंट, जो डिवेंचर हैं वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं, तो डिवेंचर क्या रिप्रेजेंट करेंगे, वो लोन होते हैं, लोन कैपिटल होती है कंपनी की। ठीक है, लोन लेकर, लोन ही होता है एक तरह से, जैसे लोन लिया गया हो। फंड रिक्वायर्ड फॉर परचेजिंग करंट एसेट आर एग्जाम्पल ऑफ, जो फंड चाहिए, फंड की जरूरत है, वो भी किसको, परचेज करने के लिए करंट एसेट। ठीक है, तो वो किसका एग्जाम्पल होगा, तो वो आपका एग्जाम्पल होगा फिक्स कैपिटल का, नहीं। फ्लोगिंग बैक फॉर प्रॉफिट, नहीं। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, यस। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कितनी है उसको बोलेंगे आपका फंड करंट एसेट को परचेज करने का। ठीक है, और प्लॉगिंग बैक कहे जाते हैं, रिटेन्ड अर्निंग को कहा जाता है प्लॉगिंग बैक, ये आपको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये आप हिंदी देख सकते हैं इन क्वेश्चन की। वैसे मैं आपको हिंदी में भी साथ साथ बताते जा रहा हूँ, इंग्लिश के साथ साथ। नेक्स्ट है, द ऑर्डिनरी शेयर ऑफ अ कंपनी आर डिलीवर्ड टू द
डिपॉजिटरी बैंक विच इज टर्न इशू डिपॉजिटरी रिसीट नॉन एज। ठीक है, मतलब आपको कौन से शेयर हैं आपके, ओडरनी शेयर हैं, और ये इशू करने कंपनी को, और वो भी किसको डिलीवर करती है कंपनी, डिपॉजिटरी बैंक को। ये इंटरनेशनल बैंक होता है, इसको इंटरनेशनल बैंक को ये डिपॉजिटरी जो कंपनी है वो इशू करती है, तो उसको क्या बोलेंगे, कॉमर्शियल बैंक बोलेंगे। आर नॉन तो डिपॉजिटरी रिसीट, आर नॉन उसको क्या कहा जाता है, कॉमर्शियल बैंक। एडीआर अमेरिकन डिपॉजिटरी, ग्लोबल डिपॉजिटरी, या मोर देन वन ऑफ द अबव। तो इसको कहा जाता है आपका जीडीआर, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट। मतलब जैसे आपकी इंडिया की कंपनी है, वो क्या करेगी, किसी भी देश के जो किसी भी देश का डिपॉजिटरी बैंक होगा उसको शेयर इशू करेगी, और डिविडेंड भी उसी को देगी, फिर वो अपने यहाँ पर पब्लिक को देगा उसको। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आफ्टर द ट्रेड हैज बीन एग्जीक्यूटेड द ब्रोकर इशू अ कॉन्ट्रैक्ट नोट ऑफ द इन्वेस्टर विदन। देखिए, अगर आपका ट्रेड की बात हो रही है तो यहाँ पर जो ब्रोकर इशू करता है, कॉन्ट्रैक्ट नोट इशू करेगा, तो उसको कितने दिन में करता है। देखिए, ये बीएसटी में भी क्वेश्चन पूछा गया था, और इसका आंसर क्या है यहाँ पर, 24 आवर्स, लेकिन वहां पर इसका टाइम नहीं दिया हुआ था। ठीक है, वहां नन ऑफ द अबव था ऑप्शन, बस ऑप्शन ही चेंज था। ऑन दिस डे, इस दिन एक्सचेंज विल बी डिलीवर द शेयर और मेक पेमेंट ऑफ द अदर ब्रोकर। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, उस दिन को क्या बोलेंगे जिसमें क्या होता है, एक्सचेंज हो जाता है, डिलीवर हो जाते हैं शेयर, और पेमेंट हो जाता है। ठीक है, अदर ब्रोकर को, तो उस डे को बोलते हैं आपका पे आउट डे। ठीक है, वो होता है आपका पे आउट डे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मैंडेटरी डिटेल दैट an inventor has to provide to broker at the time of opening डीमेट अकाउंट। जो डिटेल डीमेट अकाउंट खोलते हुए दी जाती हैं, तो वो होती हैं आपकी आधार कार्ड, पैन कार्ड, रेजिडेंशियल स्टेटस, एनआरआई, या ऊपर में एक से अधिक। तो इसका सही आंसर होगा आपका पैन, पैन कार्ड दिया जाता है। ठीक है, पैन कार्ड के बिना आपका डिपॉजिटरी नहीं खुलेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द स्टेप ऑफ द फॉलोइंग इन द ट्रेडिंग प्रोसेस इन द स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज में जो आपकी ट्रेडिंग प्रोसीजर होती है वो क्या होती है। देखिए, इसकी अगर प्रोसेस की बात करें, तो इसकी प्रोसेस में सबसे पहले क्या होता है, पहले आप ट्रेडिंग अकाउंट करने के लिए ओपन करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट। पहले क्या ओपन करना पड़ेगा आपको, ट्रेडिंग अकाउंट। तो ट्रेडिंग अकाउंट किसमें, ये पहले में भी आ रहा है ट्रेडिंग अकाउंट, और यहाँ भी आ रहा है। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद होता है कि आप ऑर्डर प्लेस करेंगे जब अकाउंट खुल जाएगा, तो यहाँ पर ऑर्डर प्लेसिंग ऑर्डर ये भी आ रहा है यहाँ पर, और ऑर्डर प्लेस यहाँ भी आ रहा है। उसके बाद फिर आपका सेटलमेंट नहीं होगा, फिर आपका फिर क्या होता है आपका, उस ऑर्डर पर जो आपने प्लेस किया है, एग्जेक्शन होता है ऑर्डर का, मतलब आपके ऑर्डर को पूर्ति की जाती है, उसके बाद सेटलमेंट होता है। तो ऑप्शन आपका सी सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द ब्रांडिंग स्ट्रेटेजी विच यूजेस द डिफरेंट ब्रांड नेम फॉर ईच प्रोडक्ट एज नोन एज। देखिए, आप ब्रांडिंग स्ट्रेटेजी बना रहे हैं कि आपको क्या ब्रांड रखनी है ताकि आपका प्रोडक्ट दूसरों से अलग हो जाए, तो इसको क्या बोलेंगे, तो इसको कहा जाता है आपका इंडिविजुअल ब्रांडिंग। ठीक है, आपका प्रोडक्ट दूसरों से अलग हो जाए, इसलिए आप ब्रांडिंग कर रहे हैं, तो इसको इंडिविजुअल ब्रांडिंग बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ, मतलब क्वेश्चन नंबर 130। तो यहाँ पर क्या कहा गया है 130 में, वन लेवल चैनल कंसिस्ट ऑफ। जो वन लेवल चैनल होता है उसमें क्या होता है, मतलब ये सेलिंग की बात हो रही है यहाँ पर। तो वन लेवल चैनल में क्या होगा आपका, केवल प्रोड्यूसर होगा, और डीलर होगा, और कंज्यूमर होगा। ठीक है, तो ऑप्शन आपका बी सही होगा। इज द फादर ऑफ द मॉडर्न मार्केटिंग। जो मॉडर्न मार्केटिंग के फादर है वो कहा जाता है फिलिप्स कोटलर को, ये आपको याद रखना है। फिलिप कोटलर कौन थे, मॉडर्न मार्केटिंग के फादर थे। तो मार्केटिंग इज द एक्टिविटी, मार्केटिंग एक एक्टिविटी होती है सेट ऑफ, जो सेट करती है इंस्ट्रक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, कंपनीज एज अ process of the creating communication delivering the
एक्सचेंज ऑफरिंग दैट हैव वैल्यू ऑफ द कस्टमर पार्टीज ऑफ सोसाइटी। तो मार्केटिंग इज द एक्टिविटी सेट ऑफ, तो किसका सेट ऑफ होता है, ये आपको आंसर देना है। तो ये सेट ऑफ होता है इंस्टीट्यूशंस का। ठीक है, इंस्टीट्यूशन का एक क्या होता है, सेट होता है। ठीक है, उसमें क्या कहता है, कम्युनिकेटिंग किया जाता है, डिलीवरी, एग्जीक्यूशन, ऑफरिंग, इन सब के बारे में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो गिफिन गुड्स था, दोज गुड्स आर, गिफिन की चीजें क्या होती हैं, गिफिन का गुड्स कौन सा होता है, तो गिफिन का गुड्स होता है ये वाला, मतलब ये कह रहे हैं कि ऐसा गुड्स जिसकी डिमांड इंक्रीज होती है और प्राइस डिक्रीज होते हैं, मतलब प्राइस डिक्रीज होने पर, डिमांड इंक्रीज होने पर, अगर डिमांड बढ़ रही है तो वहां क्या होता है, उल्टा होता है, प्राइस क्या होते हैं, डिक्रीज होते हैं। ठीक है, गिफिन की चीजें होंगी, यहाँ पर देखते हैं। Ensure that no one else can use their logo. A company should be, देखिए एक कंपनी चाहती है कि कोई भी उसको छोड़कर कोई भी उसके लोगो को यूज ना करे। ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे, कंपनी उसको क्या 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 कराना पड़ेगा, कंपनी को क्या कराना चाहिए, कॉपीराइट कराना चाहिए, ट्रेडमार्क कराना चाहिए, पेटेंट कराना चाहिए। देखिए पेटेंट की अगर बात करें तो पेटेंट होता है मेडिसिन, कोई भी मेडिसिन बनाई हो। ट्रेडमार्क होता है आपका कोई नेम हो, आपका कोई सिंबल हो। कॉपीराइट आपका होता है कि आपने कोई अपने मेथड, या आपने कोई अपने किसी की कोई माइन ले रही है दूसरा नाल, सॉरी, कोई आपने मूवी बनाई है, कोई आपने पोयम लिखी है, कोई आपने स्टोरी बनाई है, उसका कोई नकल ना करे, या कोई बुक लिखी है। तो यहाँ पर क्या पूछा है, एक ऐसा लोगो, तो वो आ जाएगा आपका ट्रेडमार्क में, एक ऐसा लोगो जिसकी कोई मतलब कॉपी ना कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ इन द इंडिया, इंडिया में कौन सा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ नहीं है। ठीक है, तो वो होगा आपका, पेटेंट एक्ट भी नहीं है, इनकम टैक्स एक्ट, मतलब मोर देन वन। ठीक है, एक से ज्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेक्शन कौन सा है, जो सेक्शन ऑफ द कॉपीराइट, कॉपीराइट का कौन सा सेक्शन है जो एक्ट 1957 में प्रोहिबिट किया गया था कॉपीराइट को। ये प्रोटेक्शन है इफ डिजाइन एक्ट इज रेस्ट्रिक्टेड अंडर द डिजाइन एक्ट 2000। तो कौन सा था, ये आपका सेक्शन था 15 फर्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप प्रोसेस पेटेंट मीन्स, प्रोसेस पेटेंट मीन्स क्या होता है, तो इसका मीन्स होता है आपका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इज पेटेंटेड। ठीक है, कि जो आपकी प्रोसेस है, तरीका है, उसको क्या करा लिया गया है, पेटेंट करा लिया गया है, मतलब कोई अब उसकी कॉपी नहीं कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्रेन Bern conversion for the protection of the intellectual property refer to। तो ये मतलब ब्रेन कन्वर्जन जो है प्रोटेक्शन की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, तो वो किसको रेफर करता है, तो वो आपका रेफर करता है ऑप्शन ए, लिटरेट एंड आर्टिक आर्टिक वर्क के लिए। ठीक है, इसको प्रोटेक्शन देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द राइट कंज्यूमर आर द प्रोटेक्टेड अंडर, जो कंज्यूमर के राइट्स हैं वो किस में है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में डिफाइन किए गए हैं, बताए गए हैं कौन कौन से राइट्स हैं। आगे कह रहे हैं राइट टू द हेड, स्टेट दैट हेड, कुछ भी लगा के देख लो, स्टेट दैट करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा आपके सामने। स्टेट दैट कंज्यूमर हैज द राइट टू फिल अ कंप्लेंट, ये कौन सा ऐसा है, कौन सा अधिकार है जो बताता है कि कंज्यूमर को यह अधिकार है कि वो कंप्लेंट कर सकता है। ठीक है, उसकी कंप्लेंट को सुना जाएगा अगर उसको कोई बेकार प्रोडक्ट मिलता है या नुकसान देने वाला उसको प्रोडक्ट कुछ मिलता है, तो वो होता है आपका राइट टू सेक रेड्रेसल। ठीक है, सुनवाई का अधिकार होता है उसके पास। 124 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ केसेस आर फिल्ड बाय द स्टेट कमीशन, स्टेट कमीशन के अकॉर्डिंग कह रहे हैं कि बताइए कौन सा फील्ड होगा, कौन से फील्ड स्टेट कमीशन के अंडर में आते हैं। जैसे कह रहे हैं कि व्हेन वैल्यू ऑफ गुड्स क्या होनी चाहिए,
वो होनी चाहिए आपकी कंपनसेशन क्लेम्ड एक्सीड 20 लाख। 20 लाख तक के आपके यहाँ आ सकते हैं, लेकिन वो 1 करोड़ से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। बिल्कुल ये पहले में ही सही बता रहा है। दूसरे में क्या कह रहा है कि वो 20 लाख से 2 करोड़ नहीं, ये नहीं है। 40 करोड़ एक, ये भी नहीं है। तो ऑप्शन आपका ए ही करेक्ट है। कहते कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को आप जरूर पढ़ें। इसमें क्या क्या चेंजेस हुए हैं आप उनको भी जरूर अच्छे से पढ़ लें। वैसे हम इनको सब कराएंगे, आप निश्चिंत रहिए। सो 125 देखते हैं। ड्यू टू द नेग्लेंस ऑफ द डॉक्टर, आकाश पास्ड अवे। आकाश की मृत्यु हो जाती है डॉक्टर की लापरवाही से। तो विदन अ वीक आफ्टर हिज सर्जरी ऑफ द स्पाइन, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टी कैन बी फाइल केस इन द रिगार्ड। तो बताइए कौन सी पार्टी है जो उसका केस फाइल कर सकती हैं, उसके केस को कोर्ट में ले जा सकते हैं, उसका उस पर केस कर सकती हैं डॉक्टर पर। तो कौन कौन पार्टी होगी? कंज्यूमर होगा, या उसका रेजिडेंस कंज्यूमर एसोसिएशन होगा, या लीगल हायर्ड होगा उसका, जो भी लीगल हायर्ड है, या इसमें एक से अधिक होंगे। तो देखिए इसका सही आंसर होगा आपका डी, एक से अधिक। ये सभी क्या कर सकते हैं? केस दायर कर सकते हैं, ठीक है, उस डॉक्टर पर। ये आपकी हिंदी है। 126 क्वेश्चन देखते हैं। विच टाइप ऑफ एंटरप्रेन्योर यूटिलाइज अ चेंज टू इंट्रोड्यूस अ न्यू टेक्निक और न्यू प्रोडक्ट। ठीक है, किस टाइप का एंटरप्रेन्योर होता है जो चेंज इंट्रोड्यूस करता है, नई टेक्निक, नए प्रोडक्ट? तो वो होता है आपका इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर। ठीक है, नए नए चेंज लाता है। सीड सीड कैपिटल स्कीम इज बीइंग ऑपरेटेड बाय। तो सीड कैपिटल स्कीम जो है उसको कौन ऑपरेटेड करता है? तो वो करता है IDBI। ऑप्शन ए आपका सही होगा। विच फेज स्टार्ट आफ्टर द इन्वेस्टमेंट डिसीजन टेकन। अगर इन्वेस्टमेंट डिसीजन टेकन हो चुका है, ले चुके हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन तो ले लिया, अब बताइए कि उसके बाद कौन सा फेज स्टार्ट होगा। ठीक है, तो विच फेज स्टार्ट आफ्टर द इन्वेस्टमेंट डिसीजन, तो वो कौन सा होगा? तो वो होगा आपका कंस्ट्रक्शन फेज। ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ। इन द कॉन्टेस्ट ऑफ एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट, व्हाट इज द पर्पज ऑफ रिस्क मिटिगेशन। तो इसका क्या पर्पज होता है रिस्क मिटिगेशन का? तो ये होता है आपका ऑप्शन सी, रिड्यूसिंग द इम्पैक्ट ऑफ द लाइकहुड ऑफ रिस्क। जो होने वाला रिस्क है उसके इम्पैक्ट को कम करना। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन। Which statement gives a projection of future sources of the case of their applications? तो कौन सा स्टेटमेंट से जो प्रोजेक्शन देता है आपके फ्यूचर रिसोर्सेज को, जो कैश एंड दियर एप्लीकेंट से उसके बारे में? तो वो होगा आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये बताता है कहाँ आपका कैश गया, कहाँ से आपका आया है, कहाँ आपका कैश जा सकता है। By social responsibility, we mean that executing those policy to make the decision or do these activity which are the desirable for social objective and values. These statement was given, किसने दिया था ये स्टेटमेंट? तो ये दिया गया था आपका HR बोबन। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइप ऑफ कंपनी रिकॉग्नाइज्ड अंडर ऑफ द कंपनी लॉ। तो कंपनी लॉ के अंदर कह रहे हैं कि अ टाइप ऑफ कंपनी रिकॉग्नाइज्ड, एक कंपनी को क्या टाइप होगा कंपनी का? तो कंपनी का प्राइवेट लिमिटेड होगा। ठीक है, क्या होगी वो? प्राइवेट लिमिटेड होगा। ये किसके उसमें कह रहा है? फॉलोइंग टाइप ऑफ कंपनी रिकॉग्नाइज्ड अंडर द कंपनी लॉ। कंपनी लॉ में किसको बताया गया है? प्राइवेट कंपनी को ही डिफाइन यहाँ पर किया गया है। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को नहीं, लिमिटेड लिबिलिटी को नहीं, कंपनी को ही यहाँ पर डिफाइन किया गया है कंपनी लॉ में। ठीक है, ये हिंदी हो गई। हिंदी देख सकते हैं आप। उसके बाद इसके फिर 133 क्वेश्चन 133 क्या कहता है आपका? What is the purpose of the memorandum of association MOA in the company? कंपनी में MOA का क्या
उद्देश्य होता है। तो इसका होता है कि कंपनी की ऑब्जेक्टिव और पावर को डिफाइन करना। ऑप्शन ए आपका सही होगा। विच, नेक्स्ट देखते हैं आपका, which organization is responsible for enforcing labor law and regulatory in the many countries? many countries में रेगुलेटरी करता है और क्या कर रहा है, रेस्पॉन्सिबल होता है, जिम्मेदार होता है किसके लिए, एनफोर्सिंग लेबर लॉ पूरा हो रहा है, काम अपना सही कर रहा है या नहीं। तो वो होता है आपका ऑप्शन ए, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इसका काम होता है कि सभी को लेबर के रूल फॉलो कराना, जितने कानून है उनको फॉलो कराना। व्हाट इज द पर्पज ऑफ द कोलेक्टिव बेरिंग इन द लेबर लॉ? लेबर लॉ, जो लेबर लॉ होता है उसमें कलेक्टिव बार्गेनिंग जो होती है उसका क्या पर्पज होता है? तो उसका पर्पज होता है आपका ऑप्शन ए, टू negotiate labor contract and agreement between एम्प्लॉय एंड वर्कर्स। तो इनके बीच में एग्रीमेंट हुआ है उसको नेगोशिएशन करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। What is the maximum time limit for a public authority respond to a request for information under a right to information? तो right to information में कह रहे हैं क्या ज्यादा से ज्यादा क्या लिमिटेशन है जिसमें पब्लिक अथॉरिटी रेस्पॉन्स देगी उसकी रिक्वेस्ट का। अगर आपने कोई कंप्लेंट करी है, ठीक है, तो उसके रेस्पॉन्स, उसका जो आंसर है उसके बारे में, आपने कहीं अगर केस फाइल किया है तो उसका, या कंप्लेंट करी है आपने, तो उसको आपको रेस्पॉन्स वो अथॉरिटी कितने दिन में देगी। ठीक है, ये भी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट से ही बात हो रही है इसकी। इसके भी तो वो होते हैं आपके 30 डेज, 30 दिन के अंदर आपको जवाब मिल जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। हु हैज द ऑथोरिटी टू इम्पोज penalty on public information officer for non-compliance with the provision of the right information? अगर right to information फॉलो नहीं किया जाता है तो कौन सी अथॉरिटी जो इम्पोज कर सकती है पेनल्टी, वो भी किस पर, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर पर। ठीक है, PIF पर। तो वो होता है आपका द सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। ये पेनल्टी लगा सकता है उस ऑफिसर पर भी अगर वो सही रेस्पॉन्स नहीं दे रहा है तो कंज्यूमर को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ द फिजिकल अर्गोनोमिक्स कंसिडरेशन? तो जो फिजिकल अर्गोनोमिक्स कंसिडरेशन है उसका एक एग्जाम्पल बताना है। तो उसका एग्जाम्पल होगा आपका एवेलेटिंग नॉइज लेवल इन द वर्क प्लेस। इसकी हिंदी है। Which of the following factors is not considered the cognitive ergonomics domain? तो cognitive ergonomic जो आपका डोमेन है उसको कौन सा फैक्टर कंसीडर नहीं किया जाता है? ठीक है, तो कौन सा नहीं किया जाता, फिजिकल एक्सरेशन। ठीक है, ब्रुगमैन इज अ पोइनर ऑफ द एंटरप्रेन्योरशिप। प्राइवेट का, कॉरपोरेटर का, किसका था वो? तो वो था आपका बी, कॉरपोरेट का। नेक्स्ट देखते हैं। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हैव द एन एनवलप टर्नओवर ऑफ रेंज। जिसको आप इसको स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेस कहोगे तो उसकी जो टर्नओवर है वो उसका टर्नओवर कितना होना चाहिए, उसकी क्या लिमिट है? अगर आप उसको क्या कह रहे हैं, स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेस कह रहे हैं, तो उसकी जो लिमिट दी गई है उसकी लिमिट दी गई है आपकी 5 करोड़ से 75 करोड़ तक टर्नओवर। ठीक है, टर्नओवर मतलब उसकी सेल, जो वो माल बेचता है। एक्सक्यूज मी। Implementation of management is considered poor when, इम्प्लीमेंटेशन जो है वो क्या समझा जाता है, पुअर समझा जाता है मैनेजर का। कब? जब वह क्या है, जब वह इफेक्टिव बट डज नॉट प्रोवाइड एनी आउटपुट, लेकिन आउटपुट कोई नहीं आ रही है, इफेक्टिव तो है, या प्रोवाइडिंग आउटपुट बट नॉट मच इफेक्टिव, लेकिन ज्यादा इफेक्टिव ना हो, तो इसका मतलब दोनों ही सही हैं। तो आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और नाइदर इफेक्टिव नाइदर प्रोवाइडिंग, तो उसको अच्छा नहीं समझा जाता, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एज एंटरप्रेन्योरल वैल्यू? एंटरप्रेन्योरल वैल्यू कौन सी नहीं समझी जाती है? कंफर्मिटी, रिस्क टेकिंग होना चाहिए, या
इंटीग्रिटी भी होनी चाहिए उसमें, लेकिन उसमें कन्फॉर्मिटी नहीं होनी चाहिए, ये कोई उसकी विशेषता नहीं है। विच एटीट्यूड इज द क्रूशल फॉर द एंटरप्रेन्योर टू कोप विद द फेलियर एंड सेटबैक? तो क्या क्रूशल एंटरप्रेन्योर है? ठीक है, कोप ऑफ फेलियर ऑफ स्टेपबैक्स। तो वो होता है आपका ऑप्शन ए, नन ऑफ द अबव। पूरे पेपर में अब आया है आपका नन ऑफ द अबव, ये ऑप्शन। ये आपके यहाँ हिंदी है। और हिंदी के बाद आप यहाँ आ जाइए आज के लास्ट पेज पर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग एंटरप्रेन्योरल वैल्यूज? एंटरप्रेन्योरल वैल्यूज के बारे में क्या ट्रू है, सत्य क्या है? तो एंटरप्रेन्योरल वैल्यू आर यूनिवर्सल एंड सेम फॉर द ऑल एंटरप्राइजेस। सब एंटरप्राइजेस के लिए सेम होती है? नहीं। एंटरप्रेन्योरल वैल्यू आर द सोशल फोकस्ड ऑन द फाइनेंशियल गेन? नहीं। अगर सोशल हुई तो फिर कहाँ प्रॉफिट होगा? एंटरप्रेन्योरल वैल्यू इन्फ्लुएंस द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस ऑफ द एंटरप्रेन्योरशिप? बिल्कुल सही। डिसीजन मेकिंग की जो वैल्यू है वो किसके अंदर होती है? एंटरप्रेन्योरल के अंदर आती है। तो आपका ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। DGTD स्टैंड्स फॉर, तो ये होता है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ टेक्निकल डेवलपमेंट। तो ऑप्शन आपका ए ही सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेशनल एलियंस ऑफ द यंग एंटरप्रेनर NAYE स्पॉन्सर्ड एन एंटरप्रेन्योरल डेवलपमेंट स्कीम विद द बैंक ऑफ इंडिया इन। तो बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा ये स्कीम कब ये चलाई गई थी? तो कब आपका? तो इसकी डेट थी आपकी नन ऑफ दी अबव। इसमें से कोई भी इसकी डेट नहीं दी गई है यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। NIESBUD वॉज एस्टेब्लिश्ड इन, ये कब एस्टेब्लिश्ड हुआ था? तो ये हुआ था आपका 1983 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइनेंशियल एसोसिएशन टू स्मॉल बिजनेस प्रोवाइड बाय द स्मॉल बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन टेक फॉर्म ऑफ। जो फाइनेंशियल असिस्टेंस है वो स्मॉल बिजनेस को प्रोवाइड कराता है, किसके द्वारा? बाय स्मॉल बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन टेक फॉर्म ऑफ। तो वो है आपका सी, लोन गारंटी के द्वारा। ठीक है, और आज का लास्ट क्वेश्चन है। की फीचर ऑफ द वेल रिटन बिजनेस प्लान, जो वेल रिटन बिजनेस प्लान है उसके लिए की फीचर वुड बी इंक्लूड ऑफ ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट। देखिए वो की फीचर इन सभी में है, लेकिन एक को छोड़कर। तो वह कौन सा नहीं है वो बताना है। फाइनेंशियल प्लान, ये तो सही है। एन एनालिसिस ऑफ मार्केट, वो भी होता है। रिव्यू ऑफ द एडवर्टाइजमेंट फर्म ऑफ द एनालाइज, रिव्यू नहीं होता है एडवर्टाइजमेंट का। तो ये आपका ऑप्शन सही होगा, ये इसने पूछा था। अच्छा, अब यहाँ पर एक ये भी देख लेते हैं। यहाँ 47 में बात हुई थी और ये आपका रफ इसकी इसकी हिंदी हो गई है। ठीक है, ये यहाँ पर इसकी हिंदी हो गई है और ये आपका रफ है। अच्छा, ये क्वेश्चन की भी देख लेते हैं। जो नेशनल अलायंस था ऑफ यंग एंटरप्रेन्योरशिप तो ने बैंक ऑफ इंडिया के साथ एक उद्यमशीलता के विकास का प्रयोजन किया। तो ये कब किया, इसकी भी डेट देख लेते हैं। ठीक है, ये मैंने नहीं बताया तो इसकी डेट है, मैं इसको लिख देता हूँ। तो ये था आपका अगस्त अगस्त 1972। अब आप कहेंगे 72 भी है, ठीक है, लेकिन यहाँ जनवरी दे दिया, यहाँ अगस्त दिया है। तो सही क्या थी इसकी डेट? ये थी आपकी अगस्त 1972। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बिकॉज आई वी नीड योर सपोर्ट। और हमारी सपोर्ट होगी यदि आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।